गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक हिंदी हिंदी कक्षा 8 पुस्तक निकाल लीजिए वसंत और पार्ट 3 में निकाल लीजिए आप पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे जब आप निकालोगे तो वहां पर आपको कवि हरिशंकर परसाई के बारे में अपन एक जानकारी ले लेते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ। इनका जन्म हुआ, मेरे साथ लिखिएगा, इनका जन्म सन 1922 में कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के, मेरे साथ के साथ लिखिए, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में इनका जन्म। अब इसके जन्म के बारे में आपने जान लिया। इन्होंने जबलपुर से एक वसुधा नामक पत्रिका निकाली। इन कौन सी पत्रिका निकाली? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? ये जबलपुर भी मध्य प्रदेश में। तो जबलपुर से वसुधा नामक एक पत्रिका निकाली। इनके द्वारा कहानी, नाटक, उपन्यास, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, जिनमें इनकी एक कहानी आती है, हंसते हैं रोते हैं। इनकी एक कहानी क्या है? हंसते हैं रोते हैं। दूसरी कहानी है जैसे उसके दिन खिले। यानी कि जो दो कहानियां हैं, हंसते हैं रोते हैं और जिससे उसके दिन खिले, इन्होंने उपन्यास की लिखी। इन उपन्यासों में इन्होंने नागपुरी की कहानी और तट की खोज, इनकी दो उपन्यास इनके द्वारा रचित हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित एक व्यंग्य है। इस व्यंग्य में जो कल्पना की गई है कि आजादी के समय, जो आजादी के पहले का जो समय था, उस समय की जो कल्पना की गई है, जो उस समय की कल्पना आज के जमाने से की गई है। इसमें क्या है कि 5 दोस्त होते हैं और 5 दोस्त क्या करते हैं? घूमने जाते हैं। जब ये घूम फिर कर वापस अपने घर लौटते हैं तो लौटने पर इनको किसी बस का सहारा लेना पड़ता है। अपने गांव आने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता है। तो वो बस पन्ना के लिए शाम को 4 बजे रवाना होती है। तो ये दोस्त वो लास्ट बस होती है और उस बस के बारे में वहां के लोगों की यही धारणा है कि उस बस में यात्रा करना, सब मना करते हैं कि उस बस में यात्रा ना करें, क्योंकि वो पुराने जमाने की बस है, तो वो खंडर बस है। कहीं वो यात्रा दुर्घटना आपकी आखिरी यात्रा ना बन जाए, क्योंकि वो एक भ्रष्टाचारी, यानी कि लोग नेताओं के बारे में जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके बारे में वो बताया गया कि भ्रष्टाचार नेताओं की कल्पना की गई उस बस से। यानी कि असहयोग आंदोलन के समय की चर्चा की गई। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जब असहयोग अंग्रेज सरकार के द्वारा जब शासन भारत की जनता का जो शासन कर रहे थे, भारत की जनता का शोषण कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो मैं आपको असहयोग आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बता देता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ
उन्होंने मतलब 78 लोगों के साथ उन्होंने यात्रा करी और वो यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 मार्च को और वो यात्रा खत्म हुई 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को। तो ये एक नमक कानून के बारे में बताया गया है महात्मा गांधी के कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जो नमक पर अधिक कर बढ़ा दिया गया था और जनता का शोषण किया गया था, तो इन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा कर दांडी यात्रा प्रारंभ करी और ये दांडी यात्रा के आधार पर अंग्रेज सरकार को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये कानून तोड़ा। तो उसी समय के उसी पुराने जमाने की इस कहानी के आधार पर ये आपको इस पुराने जमाने की इस बस के बारे में इस कहानी को बताया गया है। ये कहानी के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। सब अपने पुस्तक निकाल लीजिए और पुस्तक तो निकाल ली होगी पर आपने, और अब स्टार्ट करते हैं आज के विश्लेषण के बारे में कि 5 मित्र यात्रा कर रहे थे। 5 मित्रों की ये यात्रा है, उनमें शाम का समय था 4 बजे, उन्हें 4 बजे बस से चले जाने और पन्ना से इसी कंपनी का बस सतना के लिए 1 घंटे भर भागने, यानी कि जो ये कंपनी की बस थी वो पन्ना जाने के लिए इसी कंपनी की बस सतना से 1 घंटे बाद मिलती है, यानी कि पन्ना के लिए जाने के लिए सतना से 1 घंटे बाद में मिलती है। जो ये बस जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, यानी कि जो ये बस मिलती है जाती है तो ये यहाँ से क्या ये जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। तो सुबह घर पहुंच जाते हैं, सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम दो को सुबह काम पर था होना था। जो 5 दोस्त घूमने गए थे उन 5 दोस्तों में से 2 दोस्तों को काम पर जाना था, तो वो सोच रहे हैं कि हम सुबह तक घर पहुंच जाएंगे और अपने काम पे निकल जाएंगे, और इसलिए वापसी का रास्ता यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाके मिलते। क्यों लोग इस बस में यात्रा करने के लिए मना क्यों करते थे? क्या ये बस डाके ने लोगों के मन की धारणा थी कि ये बस डाके न खा जाएगी, या तो कहीं ना कहीं ये बस में दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि बस इतनी पुरानी है, इतनी जर्जर है, जो ये बस का कोई भरोसा नहीं है। या तो ये बस रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाए, या रास्ते में टकरा जाए, या रास्ते में ही खराब हो जाए, ये कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसी वजह से लोग इस बस के लिए मना करते थे, क्योंकि ये बस नए जमाने के नए लोगों की जैसी थी। इस बस को एक वृद्ध महिला की तरह बताया गया है, जिसका कोई भरोसा नहीं, वो कब चली जाए। और नवयुवक पीढ़ी के लोगों को ये बता रही है कि बस जो वृद्ध अवस्था की है, उसी प्रकार ये एक अनुभवी है। जो वृद्ध आदमी होते हैं वो अनुभवी होता है, तो ये बस भी एक अनुभवी है। ये किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो यहाँ के लोगों की एक धारणा थी कि ये बस इतनी पुरानी है, जर्जर है, कि ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो इस बस को देखकर यहाँ के लोगों को भी दया आती थी कि ये अब तक चल कैसे रही है। यहाँ के लोगों को भी दया आती थी कि ये बस अब तक चल कैसे रही है। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब बस को उन्होंने देखा तो अपने मन में एक श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उसके प्रति प्यार उमड़ पड़ा कि खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी कि काफी उम्र हो गई थी, यानी कि बस को काफी साल हो गए थे। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। और क्या थी? सदियों के, यानी कि 100 साल पुराने जमाने का जो निशान लिए हुए थे, यानी किसी न किसी प्रकार का उसमें क्या थी? सदियों की। जैसे वृद्ध होता है ना, जो बूढ़ा हो जाता है, तो उसमें सदियों के पुराने जमाने का सोच और उनके हाथ पैर वगैरह। उसी प्रकार उस बस का पूरा कलर, जो पुराने जमाने का कलर था, वो अभी भी उसमें मौजूद था। पुराने जमाने के जो सामान थे वो अभी भी उसमें मौजूद थे। तो वो सदियों के अनुभव का निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। क्यों नहीं कष्ट
बस क्या हो गई, बूढ़ी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, कहीं ये खराब ना हो जाए। इनकी वर्ग अवस्था में किसी आदमी को जो बूढ़े हो जाते हैं उनको दुखी, अपन भी दुखी नहीं करना चाहते, उसी प्रकार लोग भी इस बस को दुखी नहीं करना चाहते। वो बस तो पूजा के योग्य थी। क्यों पूजा के योग्य क्यों बताया? क्योंकि पुराने जमाने की थी। उस पर सवाल कैसे हुआ जा सकता है? उस पर सवाल नहीं हुआ जा सकता। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में से जा रहे थे। हमने उससे पूछा कि ये बस चलती भी है? तो ये बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वो तो हमने देखना चाहते हैं, अपने आप चलती हैं यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी कि जब उस किसी बूढ़े बुजुर्ग को अपन देख लेते हैं, बिल्कुल बूढ़ा होने पर जब उसको देखते हैं तो उसे बोलते हैं कि आप क्या यहाँ से वहां तक जा सकते हो? तो क्या आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो? बताते ना, उदाहरण देते हैं, क्या आप इस पे चढ़ सकते हो? क्या आप भाग दौड़ सकते हो? तो अपन अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब वो दौड़ते हैं, चलते हैं कि इतनी उम्र हो गई फिर भी ये इस काम को कर लेते हैं। तो उसी प्रकार वो बस की उम्र हो गई थी, इतनी जर्जर हो गई थी कि वो भी चल रही थी, यानी कि उसको देखने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चलेगी। जिस प्रकार पुराना बूढ़ा आदमी हो जाता है, उस आदमी के बारे में अपनी धारणा ये हो जाती है कि ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी वही बताई गई है कि गजब हो गया, ऐसा बस अपने आप चलती है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, कवि लेकर इस प्रसाद जी क्या आश्चर्यचकित हो गए कि गजब हो गया, इतनी पुरानी बस अभी तक भी चल रही है। हम आगे पीछा करने लगे, कि उनमें से आगे पीछा दो दोस्त कहने लगे इसमें चलते हैं, और दोस्त कहने लगे नहीं नहीं इसमें नहीं चलेंगे, ये अपन को नहीं पहुंचाएगी। तो जो उनको याद आकर उनको छोड़ने आए थे उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं आप अभी नहीं जाइए, सुबह चलिए। अब आगे पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। कि डरते क्यों, चलो। बस अनुभवी है, इनकी बस को क्या बताया गया है यहाँ? अनुभवी। अनुभव होता है बहुत पुरानी, इनकी सदियों से चलने वाली बस से बहुत पुराना अनुभव है। नई नवेली बसों से तो ज्यादा विश्वसनीय, और जो आजकल की ये बसें हैं इनसे तो अच्छा है। ठीक, यहाँ पर इस बस को अनुभवी क्यों बताया गया? क्योंकि अनुभवी ये है कि पुराने आदमियों की सोच अलग होती है और नए आदमियों की सोच अलग होती है। जो नए बच्चे होते हैं, अभी के जो लेटेस्ट जमाने के बच्चे हैं अभी के, उनकी सोच अलग होती है और पुराने आदमी की सोच अलग होती है। तो यहाँ पर बस अनुभवी है, इसे सब अनुभव में चल रहे हैं। और आजकल के जमाने के जो लोग नवयुवक पीढ़ी है उसे चलने का रास्ता मालूम नहीं। तो पुराने जमाने वाले लोगों को तो रास्ता मालूम है, किस प्रकार कैसे कार्य किया जाता है। उसी प्रकार इस बस को क्या अनुभवी बताया गया है कि नई नवेली बसों से तो ज्यादा विश्वसनीय है। हम नई नवेली बसों से तो ज्यादा इस पुरानी बस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और किस तरह ले चलेगी बस? हमें जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार से कुछ करके भी लेके चलती है, उसी प्रकार यह बस भी हमें अपना बेटा मानकर ये हमें गोद में बिठा कर ले चलेंगे, अपने बस में बिठा के ले चलेंगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे, और जो लोग छोड़ने आए थे वो इस तरह से हमारी तरफ देख रहे थे जैसे कोई अंतिम विदाई दे रहे हो, जैसे कोई वापस नहीं आने वाला, बस अंतिम बार ही देखो, इस तरह से विदा दे रहे थे। क्योंकि उनको बस के बारे में पता था कि ये बस कभी भी कहीं भी धोखा दे सकते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं ब्रेक फेल हो सकते हैं, या कहीं खाई में कूद सकती है। तो वो इस प्रकार सोचते हैं और उनको अंतिम विदा देते हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी कि यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आएगा वो तो जाएगा, एक दिन सबको जाना है यहाँ पर। तो आदमी की कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, क्योंकि आदमी को रास्ते पर मतलब कूच करना, यात्रा करने के लिए एक प्रयोजन चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया और वो बस में बैठ गए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, बस में बैठे, जैसे सारी बस ही इंजन और
सारी बस को इंजन कैसे बताया? क्योंकि वो क्या थी, बस पुरानी थी और जर्जर थी। तो जिस प्रकार बस चली, इंजन चला, तो इंजन चलते ही सारी बस से आवाज आने लगी। अब वो आवाज आते ही तो सारी बस क्या हुआ, धड़ धड़ की आवाज आई, तो सारी बस ही गूंजने लगी। तो उनको लगा जैसे पूरी बस ही इंजन, तो सारी बस ही इंजन हो, हम इंजन के भीतर बैठे हो। और हम कहां बैठे हैं, जिस प्रकार हम इंजन के भीतर बैठे। तो इंजन का ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई इंजन के अंदर तो बैठ सकते, पर वो क्या कर रहा, इंजन की तरह आवाज कर रही थी बस। तो जैसे कोई इंजन के भीतर बैठे हो। कांच बहुत कम बचे थे, और क्या था, कांच भी बहुत कम बचे थे। तो यहां पर कि उसके कांच भी बहुत कम बचे थे। पूरी बस जो बस की यात्रा प्रारंभ होती है, उस बस कैसी जर्जर हो गई थी। जिस प्रकार इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होते ही पूरी बस आवाज करने लगी। तो बस आवाज करने पर जैसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इंजन में बैठ गए। और जब उसकी बस की दुर्दशा देखी, तो उसकी बस की दुर्दशा देखने से ऐसा मन हुआ कि उस बस में जो कांच बचे थे वो भी बहुत कम बचे थे, और जो बहुत कम बचे थे उनसे भी हमको बचना था। यानी कि जो लेखक बैठे थे उन पांचों में उनको भी बचना था, यानी कि कहीं कांच टूटकर उनके ना लग जाए। तो वो खिड़की से क्या थोड़ा दूर बैठ गए। यानी कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जैसे इंजन चल रहा था तो उन्हें कैसा लग रहा, कैसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई सीट के नीचे क्या रख दिया, इंजन रख दिया। जैसे हमारी सीट के नीचे इंजन चल रहा। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त का अवश्य जवान रही होगी। हमें लगा कि ये बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय ये बस जवान रही होगी, यानी कि ये पुराने जमाने की बस है, यानी कि उस जमाने में तो एक नवेली दुल्हन की तरह होगी, यानी कि ये जवान रही होगी। तो आज तो जमाना अलग है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि उसे उस जमाने की ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया तो उन्होंने एक दूसरे का सहारा लेकर उस असहयोग आंदोलन, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पर अब उनको गुलाम बना लिया गया था, तो उस गुलामी को, उनको अहंकार को तोड़ने के लिए गांधी जी ने ये रास्ता अपनाया, सहयोग, एक दूसरे के सहयोग के साथ अहिंसात्मक आंदोलन अपनाया। तो इन्होंने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर अधिक कर लगा दिया था, तो उसी कानून को उन्होंने अपने हाथ में, यानी कि लोगों को साथ मिलकर लड़ने के लिए मजबूर किया। उसी प्रकार ये बस भी वही है कि इसको पहले से ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे के सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गुजर रही थी कि किस प्रकार, जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महात्मा गांधी के द्वारा गुजारा गया था, यानी कि उसी प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसी प्रकार ये भी बस क्या बता रही इस जमाने में, इस जमाने को आगे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गुजर रही थी। सीट की बॉडी असहयोग चल रहा था, और सीट की बॉडी में भी क्या चल रहा था, असहयोग चल रहा था। दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई हो, और कभी बॉडी सीट को छोड़कर आगे निकल गई, और कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी भागी जा रही हो। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अब 8-10 मील जब उन्होंने यात्रा कर ली, तो उन्होंने पूरे भेदभाव जो उनके मन में चल रहे थे, जो विचार चल रहे थे, वो सब मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे या सीट, यानी कि वो बस इतनी झरझर थी, इतनी खंडर थी, मतलब तो वो उनको ये लग रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है।
एकाएक बस रुक गई और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद। बस रुक गई एकाएक, बस खराब हो गई रास्ते में। और जब उन्होंने देखा तो देखा पेट्रोल की टंकी में क्या बताया, छेद बताया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन भेजने में लगा। अपने यहाँ तो भारतीय का जुगाड़ी, अब भारतीय का जुगाड़ तो लगाएंगे। अब उन्होंने जुगाड़ कर, ड्राइवर ने क्या करा, बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और सीधा बाल्टी से निकालकर नली इंजन में डाल दी और बाल्टी से डायरेक्ट सीधा टंकी फूटने पर क्या, बाल्टी से पेट्रोल देने लगे। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी हिस्सेदार इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है, उसी प्रकार उन्हें यह लग रहा था कि ड्राइवर भी अब थोड़ी देर बाद में इस इंजन को अपनी गोद में उठा लेगा और इसे तेल पिलाने लगेगा। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से को भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य को बहुत लुभावने थे कि प्रकृति के दृश्य तो बहुत लुभावने लग रहे थे बस से बाहर देखने पर उन्हें डर लग रहा था कि इस बस को अगर रास्ते में जाए तो ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग भी टूट सकता है। दोनों तरफ पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। कभी यहाँ क्या कर रहा है, खिड़की से बाहर तो देख रहा है, पेड़ भी इतने लुभावने लग रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, फिर भी वो पेड़ों को क्या अपना दुश्मन समझ रहा है। वो अपना दुश्मन क्यों समझ रहा है? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। एक पेड़ निकलने के बाद दूसरे पेड़ का इस बस की इस पेड़ से नहीं टकराई तो दूसरे पेड़ से टकराएगी। तो ना कभी को डर लग रहा था। तो झील के दिखते तो सोचता है कि हम बस गोता लगा जाएगी। गोता का मतलब होता है डुबकी लगाना, यानी गोता लगा जाएगी। गोता का मतलब क्या है, डुबकी लगाना। यानी जब झील को देखता तो कभी को लगता है जैसे कोई बस उसमें गोता लगा जाए, यानी कि उसमें डुबकी लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी और ड्राइवर ने तरह तरह के तरकीबें की पर वह चली नहीं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का मतलब संयोग की बात, यानी कि इत्तेफाक का मतलब क्या है, संयोग। इत्तेफाक की बात है कि संयोग की बात है। चिर चांदनी वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गया। अब वो बस जैसे रुकी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ग थक कर बैठ गया। वर्ग ना बूढ़ा आदमी कोई थक कर बैठ गया, बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं और हमें अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा था कि हम इस पर बेचारी पर बैठकर चले। अगर इसका परिणाम हो गया, यानी कि अगर इसका अंत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब होता है मर्त्यक्रम करना पड़ेगा, इनकी उसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। अगर इसका इस बस का यही अंत हो गया। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। इंजन खोला, सुधार कर उसे ठीक किया बस को और बस चली, पर बस की चाल थोड़ी क्या हो गई, धीमी हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जिस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है, जब कोई वर्ग बूढ़ा होता जाता है तो उसकी आंखों की दिखना कम हो जाता है। तो वृद्धा की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं। यानी कि कोई सामने से कोई बस दिखाई देती या गाड़ी दिखाई देती तो बस क्या करती, ऊपर साइड में हो जाती
जाओ बेटी, हमारी तो उम्र हो गई है, अब तो आपका जमाना। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, एक टायर पिस करके बैठा है, हवा निकल गई। टायर की क्या हो गई? हवा निकल गई, यानी पंचर हो गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़ी बार श्रद्धाभाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली में लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी के नेता होने का भावार्थ क्या है यहाँ पर? कि ये वो आदमी है जो सबको साथ में लेके चलता है, यानी कि जो पुराने हो जाते हैं उन्हें नहीं छोड़ता। यानी पुराने होने के बाद अपन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कि कोई चीज पुरानी हो जाए तो उसे क्या करते हैं? कबाड़े में फेंक देते हैं। तो ये आदमी उनमें है कि पुराने होने के बाद, जिस प्रकार है ना बड़े बुजुर्ग क्या अपने दादा दादी पुराने होने के बाद क्या उन्हें छोड़ देते? नहीं छोड़ते। तो इसी प्रकार ये आदमी भी वही है कि जो बस में जो भी कोई भी पुराने जाए तो वो एक क्रांतिकारी बनने के लायक है। ये सबको साथ लेकर चलने वाला है, सबको साथ लेकर चलने वाला नेता है। तो इसे तो किसी कहाँ का नेता होना चाहिए? किसी क्रांति का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसार कर उनका इंतजार करते और कहते वो महान आदमी आ रहे हैं जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दे और मर गया। पर टायर नहीं बदला कि वो महान आदमी आ रहे हैं जिन्होंने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, पर वो एक नया टायर नहीं लाया। इनकी टायर के लिए टायर ही नहीं बदला, वो पुराना घिसा पिटा वही टायर को चला था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हम अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी, क्योंकि बस बार-बार खराब हो रही थी, धीरे चल रही थी, तो वक्त पर पहुंचने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी में इसी बस की गुजारनी है, इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना। इस पृथ्वी को उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बिताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो। तो वो हंसी मजाक करते रहे और हंसी मजाक में चिंता का गायब हो गई और इसी प्रकार हुआ घर पर पहुंचा। ये आपका बस की यात्रा आपका पाठ खत्म होता है 3। और मैं आपको बच्चों इसमें जो ये पढ़ा है मैं इसकी आपको पीडीएफ भेजूंगा, जो बोर्ड मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, जो भी है इसके जो क्वेश्चन आंसर है। धन्यवाद।